दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान मंडल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक का विश्लेषण करेंगे। हम आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर देते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको इन अनुच्छेद को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे अनुच्छेद आपके जुबान पर होंगे। दोस्तों, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी अनुच्छेद को और उसके भाग को समझेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे दिमाग में रखना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आपको पता होगा कि मान लीजिए जब संविधान बना होगा तो यह किसी देश के लिए ही बना होगा, यानी कि संघ के लिए ही बना होगा। मतलब संविधान का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में संघ ही आता है। तो जो इसका पहला भाग है, इसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के ही बारे में बताया गया है। और पहले भाग में 4 अनुच्छेद हैं। चलिए अब चारों अनुच्छेद को बारी बारी से देखते हैं। अगर अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो संसद द्वारा नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जैसे कि सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा आर्टिकल 2 के तहत ही भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। चलिए दोस्तों, अगले अनुच्छेद को देख लेते हैं। अगर अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें संसद भारत के किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है और इसके लिए संसद को राज्य की अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर अनुच्छेद 4 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है तो इसके लिए उसको राष्ट्रपति से किसी प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है और न ही इसको करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब तो देश की बात हो गई। मान लीजिए अगर कोई देश है तो देश तभी है जब उसमें रहने वाले लोग हैं। यानी कि अब देश के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि किसको उस देश का नागरिक बनाया जाएगा, कौन लोग उस देश में रहेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा भाग है, जो दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, वो है नागरिकता। देश के बाद नागरिकता, यानी कि भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और जो नागरिकता है उसको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में दिया गया है। आइए बारी बारी से सारे अनुच्छेद को देखते हैं। अगर अनुच्छेद 5 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि संविधान की शुरुआत में दी गई नागरिकता का प्रावधान, यानी कि जब संविधान बना तो कौन कौन से लोग भारत के नागरिक रहेंगे। अगर अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, मतलब पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनको किस आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। और अगर अनुच्छेद 7 की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत से पाकिस्तान चले गए नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान, मतलब जो लोग स्वतंत्रता से पहले ही भारत से पाकिस्तान चले गए, अब वो पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं तो किस प्रकार उनका भारत का नागरिकता दिया जाएगा, इसी के बारे में बताया गया है। चलिए तो अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 8 दोस्तों, इसमें बताया गया है कि विदेश घूमने और वहां नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और अगर अनुच्छेद 9 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता उसके पास है और अगर किसी अन्य देश की भी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यही अनुच्छेद 9 में बताया गया है। चलिए अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 10, इसमें कहा गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई देश विदेशी काम न करे, मतलब कि देश विरोधी काम। जब तक आप देश के साथ गद्दारी नहीं कीजिएगा तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर अनुच्छेद 11 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। दोस्तों, नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून है यह संसद बनाएगी। किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। अगर संसद ने कोई कानून नागरिकता से संबंधित बना दिया तो राज्य को इसको लागू करना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब हम
अगले भाग को देखते हैं। देखिए, अब हम देश को देख लिए, यानी कि संघ को देख लिए, अब उसमें रहने वाले नागरिक को भी देख लिए। अब उसके बाद बात आती है कि मान लीजिए कुछ नागरिक अगर किसी देश में रहते हैं तो उसको कुछ अधिकार दिया जाएगा ना, तो उसी अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आइए बारी बारी से सारे अनुच्छेद को देखते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि मूल अधिकार क्या है, यानी कि मूल अधिकार के अनुसार राज्य की परिभाषा बताई गई है। उसके बाद अनुच्छेद अगर 13 की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की जो विधियां हैं उसको बताई गई है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए, अब हमारा पहला मौलिक अधिकार यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक दिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की, तो इसमें कहा गया है कि विधि या कानून के समक्ष समानता, मतलब सारे लोग विधि या कानून के समक्ष समान होंगे, चाहे काले हों, गोरे हों, लंगड़े हों, लूल्हे हों, सारे समान होंगे। आइए उसके बाद अब हम अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में समानता, इसके लिए जो आरक्षण दिया गया है वह अनुच्छेद 16 के अनुसार ही दिया गया है। अगर अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत के बारे में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे कि पहले लोग लगा लेते थे राय साहब, दीवान साहब, इस प्रकार के उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अनुसार किया गया है। और अगर बात करें भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की, तो ये उपाधि नहीं है, ये तो पुरस्कार हैं, इसलिए आप इनके बारे में अंत की बात नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। तो हमारा अब समानता का अधिकार तो हो गया। इसके बाद बारी आती है स्वतंत्रता के अधिकार की, तो उसको अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में रखा गया है। और जो अनुच्छेद 19 है इसके 6 भाग हैं। आइए बारी बारी से सबको देखते हैं। अनुच्छेद 19 का जो पहला भाग है उसमें अभिव्यक्ति, बोलने, झंडा लहराने, पुतला जलाने, प्रेस इत्यादि की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और अगर इसके दूसरे भाग की बात करें तो इसमें बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तीसरे में संगठन निर्माण की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और चौथे में बिना रोक टोक घूमने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और पांचवें में भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, मतलब आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाइए और वहाँ का आवासी बनकर वहाँ पे आप बस सकते हैं। उसके बाद छठे में संपत्ति का अधिकार की बात की गई है। उसके बाद सातवें में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको यही व्यवसाय करना है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दें कि जो संपत्ति का अधिकार था वो इसी में था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, जो हम आगे बात कर लेंगे। चलिए अब अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 20 दोस्तों, तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी अनुच्छेद में आपको सोने का अधिकार, मनपसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, हथकड़ी पहनाने के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद में समय से फांसी नहीं देने के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद में मरने के बाद उचित क्रियाक्रम का भी अधिकार इसमें दिया गया है। उसके बाद प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का भी अधिकार इसी अनुच्छेद में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों एक और बात यहाँ पर बता दें कि अनुच्छेद 21A जो बाद में जोड़ा गया, इसमें आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और अगले अनुच्छेद की बात करें तो वह है अनुच्छेद 22, और इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। चलिए अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अब हमारा अधिकार जो आता है मौलिक अधिकार, उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। आइए अनुच्छेद 23 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बलात्, श्रम और बेगारी मजदूरी पर रोक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कराया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का अगर मुद्दा नहीं है तो आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। उसका मन है तभी वो काम करेगा,
नहीं कि आप ज़बरदस्ती करवाइएगा। और अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगले अधिकार की बात करते हैं। तो हमारा अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। आइए बारी बारी से सारे अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, यानी कि आदमी जो चाहे उस धर्म को अपना सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अगर अनुच्छेद 26 की बात करें तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब अगर कोई समूह चाहे तो किसी भी धर्म में जा सकता है, उसको अपना सकता है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। आइए दोस्तों, अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। तो हमारा अगला अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और यह जो अनुच्छेद है वो है 29 एवं 30। आइए अनुच्छेद 29 को देखते हैं। अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थान संचालित करने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब हटा दिया गया है, और इसको जो संपत्ति है इसको कानूनी अधिकार बनाकर और अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला जो अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद अगर 32 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक तथा इसमें रीट संबंधित प्रावधान है। दोस्तों, इसी में कहा गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद भीमराव अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद को संविधान का आत्मा भी कहा था। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बार बार यह सवाल पूछा जाता है। आइए अब अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। दोस्तों, सेना में डिसिप्लिन वगैरह बनाए रखने के लिए उनके कुछ मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। कब? जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो तब। आइए दोस्तों, आगे अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 34 की। तो अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है, जिसको मार्शल लॉ भी बोला जाता है। आइए अब अनुच्छेद 35 की बात करते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी प्रावधान को दिया गया। चलिए दोस्तों, तो अब हम अपने अगले भाग की तरफ चलते हैं, और वह है भाग 4। भाग 4 में दोस्तों, मान लीजिए कि अब देश है तो देश अपने नागरिकों के लिए कोई कानून तो बनाएगा, और जब देश अपने नागरिकों के लिए कोई कानून बनाता है तो वह किन बातों को ध्यान में रखता है, इसी को भाग 4 में दिया हुआ है। यानी कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दिया हुआ है, और यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम बारी बारी से सारे अनुच्छेदों को देखते हैं। तो अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें जिस प्रकार से अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। और अगर हम अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ये न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम अपने मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय में जा सकते हैं और उसको न्यायालय लागू करवा सकता है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, और इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। और अगर हम अनुच्छेद 38 की बात करें तो इसमें लोक कल्याण, यानी सरकार जनता का कल्याण करेगी, इसके बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, तथा अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। दोस्तों, इस अधिनियम को 1976 में
42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें इस बात को ध्यान में रखा गया था कि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और कानूनी सहायता नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई थी। अगर हम अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। इसमें कुछ परिस्थितियों में सरकारी सहायता की बात कही गई है, जैसे काम, शिक्षा प्राप्त करना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन इत्यादि। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वैसे देश जो आर्थिक रूप से परिपूर्ण हैं, वहाँ पर काम का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारे देश में इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है, तो इसको अनुच्छेद 41 में रखा गया है। अगर हम अनुच्छेद 42 की बात करें तो इसमें न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने के बारे में कहा गया है, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठिन शारीरिक श्रम न करने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों, अगले अनुच्छेद को देख लेते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43, जिसमें निर्वाह योग्य मजदूरी की बात कही गई है। और अगर अनुच्छेद 44 की बात करें तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी होगी, इस संबंध में कानून बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अगले अनुच्छेद को देखते हैं। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46, जिसमें SC, ST, OBC के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 47 में सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई और शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। और अगर अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें कृषि एवं पशुपालन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसको संशोधन करके जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 49, जिसमें राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, इस विषय में बात कही गई है। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 50, जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात कही गई है। और अगला अनुच्छेद है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 51, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में बात कही गई है। दोस्तों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जिसको संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसी प्रकार से आगे के सारे अनुच्छेद को आसान भाषा में याद करवा दें, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।